Please subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स जो है उसमें डेटा के थ्रू हम लोग कई सारे एस्टिमेशन और अनुमान लगाते हैं। तो ये अनुमान जो लगाना संभव हो पाता है वो स्टैटिक्स में बताए गए अलग अलग मेथड और अलग अलग तरीके से होता है। तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंकों के माध्यम से या फिर डेटा के थ्रू हम लोग कई सारे अनुमान लगाते हैं। तो उसी अनुमान में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन पर बात करना है। तो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेहतर समझने के लिए हम चाहते हैं कि आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस किया जाए। जैसे कि कई बार आपको पता है कि मान लीजिए कभी कभी आपको ईयर दे दिया जाता है और किसी जगह का आपको सेल दे दिया जाता है। इस ईयर को हम लोग एक्स से डिनोट कर लें और सेल को हम लोग वाई से डिनोट कर लें। यहाँ पे कुछ ईयर जो है वो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ये दिया हो, ये 5 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको इन सभी ईयर का कुछ सेल दे दिया जाए और इसमें से कोई एक सेल गायब हो जाए या फिर कह सकते हैं कि एक सेल हमें ना प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 60, 70, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि 85 दिया हो, उसके बाद यहाँ पर 100 शो कर रहा हो। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इन सभी डेटा में आपके पास एक डेटा नहीं है। तो ये जो डेटा नहीं है उस डेटा को कैलकुलेट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो डेटा आपको नहीं दिया गया है उसी को अनुमान लगाने को ही हम लोग इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के नाम से जान सकते हैं। ये जैसा कि इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन आपको दिख रहा है, दोनों का एक कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। तो हम लोग इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो देखिए 5 साल का डेटा दिया है। ये 5 ईयर के डेटा में अगर से एक कोई बीच का ईयर, जैसे कि बीच में मतलब होने का क्या है, जैसे कि ये 60, 70 और फिर उसके बाद यहाँ पर गैप है, फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो देखिए ये कुछ ईयर के बीच का एक गैप है जिसको अगर से हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इंट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन। वहीं अगर से ऐसा हो कि यहाँ पर बीच का डेटा ना हो बल्कि इन फ्यूचर, जैसे कि 2019 तक का डेटा आपको दिया गया है, अब 2020 का डेटा हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा है, उसके बाद हमें फ्यूचर का डेटा अगर से इसके बाद का निकालना है तो ये फ्यूचर का डेटा निकालने के लिए हम इसको नाम दे सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये इस तरीके से हो गया आपका एक्स्ट्रापोलेशन। अब ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि आपकी किताब से होगा, और उस डेफिनेशन को समझ करके हम लोग और अच्छे से इसके मीनिंग को समझेंगे। तो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y corresponding to any value of x within the given limit और इंटरवल इज नोन एज इंटरपोलेशन। इसका मतलब ये है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी y डेटा को फाइंड आउट करना किसी x डेटा के बेस पर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटरपोलेशन कर सकते हैं। जब भी कुछ ईयर दिए हो और उस ईयर के बीच का कोई एक y ना हो तो उसको y को हम लोग x के बेस पे अगर से फाइंड आउट करते हैं तो इसी को हम लोग इंट्रापोलेशन कहते हैं। अब इंटरपोलेशन के आगे देखिए लिखा हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y corresponding to any value of x outside the given interval is called एक्स्ट्रापोलेशन। अगर से हम इस इंटरवल के बाहर जा करके, मतलब यहाँ पे आपको इंटरवल जो दिख रहा है वो 2019 तक दिख रहा है। अब 2019 के बाद 2020 में अगर से हम लोग कैलकुलेशन करना है, मतलब इन फ्यूचर के डेटा को एस्टिमेट करना है, यानी कि वैल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रापोलेशन निकालना पड़ेगा। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच का जो वैल्यू नहीं दिया है
उसके लिए हम लोग इंट्रापोलेशन करेंगे, और जो फ्यूचर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको एक्सट्रापोलेशन करना होगा। तो यही है दोस्तों इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में बेसिक डिफरेंस। अब हम ये करते क्यों हैं इस बात को समझेंगे। कई बार हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है, अब ये जो प्रोड्यूसर है वो कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है। अब अगर से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कितना प्रोडक्शन करना होगा, इस क्वांटिटी को कहीं ना कहीं एस्टिमेशन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें कुछ पिछले साल के डेटा को उठाना होता है, और उसी डेटा के आधार पर ही हम ये डिसीजन कर पाते हैं कि हमें कितना इस साल डिमांड होगा और हम कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने पिछले साल के सेल को देखेंगे कि इस प्रोड्यूसर ने पिछले साल कितना टोटल प्रोड्यूस करके सेल किया था। अब उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके प्रोडक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 साल का कुछ इंफॉर्मेशन ले रखा है, जैसे कि 2015, 16, 17, 18, 19। यहाँ पे हम सोचे कि 2015 से लेकर के 19 5 साल के डेटा से हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सेल की 5 साल में सेल एवरेज कैसा था, और उसी के आधार पर हम एस्टिमेट करना चाहते हैं अगर से 2020 का। तो हमें 2020 का एस्टिमेशन करने के लिए पिछले 5 साल का डेटा चाहिए, जबकि हमें 2015-16 का मिल गया, लेकिन 17 में मान लीजिए कुछ अचानक कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा सेल का वही था, या फिर जो हमारा सेल बुक था वो सेल्स बुक क्या हो गया, डैमेज हो गया या फिर जल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 2017 में सेल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में इन 5 ईयर के डेटा को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन कर सकते हैं, और इंटरपोलेशन के थ्रू हम लोग इस 2017 के डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस 2017 के डेटा को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग 2020 का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, और हमारा डिमांड कितना होगा या फिर हम अपना प्रोडक्शन कितना करें इसको भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का एक्चुअल यूज क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सके, या फिर किसी एक बीच के ईयर में अगर से कोई डेटा नहीं होता है तो उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का सहारा लेते हैं। तो आइए अब हम लोग इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के मीनिंग को तो समझ गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंटरपोलेशन अगर से हम लोगों को करना है तो इंटरपोलेशन को करने की विधियां क्या है या फिर इसके मेथड्स क्या है। तो अगर से हम लोग मेथड ऑफ इंटरपोलेशन की बात करें तो इसमें बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेथड होता है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के द्वारा इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कैसे किया जाता है। तो जब भी ये डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का आपको प्रयोग करना हो और इसके आधार पर आपको कोई भी बीच का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो उसको इंटरपोलेशन करते हैं। और इंटरपोलेशन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो भी ईयर गिवन है हम उसको नंबरिंग करें। और यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए क्योंकि यहाँ पे y लिखा है तो हम यहाँ पे y0, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, फिर y3 और फिर y4 नाम दे सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे जो नंबरिंग लिखेंगे वो y0 से लिखेंगे, y0, y1, y2, y3 और ये y4। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में अगर से y4 है तो इसके लिए एक जो मेन इक्वेशन बताया गया है वो बताया गया है y-1 = 0। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट देंगे यानी कि घातांक लगाएंगे। तो घातांक लगाने का तरीका देखिए है कि यहाँ पे लास्ट में अगर से आपको 4 दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग घातांक में 4 लगाएंगे, मतलब एक्सपोनेंट्स में 4 लगाएंगे। अगर से यहाँ पर y5 होता
तो आप यहाँ पर घातांक में 5 लिखते। अगर से यहाँ पर केवल y3 तक ही डेटा होता तो आप यहाँ पे एक्सपोनेंट में 3 लिखते। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट में जो आपको दिख रहा है वही यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो हुआ वो y-1 के घाते 4 इक्वल्स टू 0 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करने जो हमें है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। तो जब भी डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड अगर से आप यूज करेंगे तो ये आपका बेस हो गया। अब इसी बेस पर आपको इस फॉर्मूले को बढ़ाना होगा। तो देखिए फॉर्मूला जो होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आपको 4 दिख रहा है तो आप लिखिएगा y4, फिर लिखेंगे y3, फिर लिखेंगे y2, फिर लिखेंगे y1 और ये y0 और यहाँ इक्वल्स टू 1। तो ये देख लीजिए कि लास्ट में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम लोग y4 से स्टार्ट करेंगे और y4, y3, y2, y1, y0 मतलब उल्टी गिनती हम लोग इस तरह लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर चूंकि ये पहला पोजीशन है तो इस पहले पोजीशन पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये आपका कोएफिशिएंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। और इस जगह पे आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट। अब इन्हीं कोएफिशिएंट और इसी सबस्क्रिप्ट के बेस पर हम लोग आगे के कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सभी में हमने सबस्क्रिप्ट जो है वो 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह लिख रखा है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोएफिशिएंट हमने केवल एक लिखा है। अभी यहाँ कोएफिशिएंट लिखना बाकी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना बाकी है और यहाँ कोएफिशिएंट लिखना बाकी है। तो ये जो कोएफिशिएंट निकालने का तरीका है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालने का क्या फॉर्मूला और क्या मेथड होगा। तो देखिए जब भी कोएफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले जिस यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट देखिए 1 दिख रहा है, इस जगह पे आपको कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है। अब इस जगह पे अगर से कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो यहाँ पे तो कोएफिशिएंट आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट नहीं पता है। तो ये आपको जहाँ पे कैलकुलेट करना है वो आपका करंट कर सकते हैं पोजीशन हो गया, और इसके पहले जो है उसको हम लोग प्रीवियस पोजीशन कर सकते हैं। तो अगर से यहाँ पे अगर से आपको करंट पोजीशन पे कोएफिशिएंट बताना है कि इस जगह पे आपको कोएफिशिएंट कितना होगा, तो इस जगह पे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रीवियस पोजीशन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रीवियस पोजीशन है उसमें इस सबस्क्रिप्ट और इस कोएफिशिएंट इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पर कोएफिशिएंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है कि प्रीवियस कोएफिशिएंट का इंटू करेंगे प्रीवियस सबस्क्रिप्ट से और प्रीवियस पोजीशन से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से जो आएगा उसी को हम लोग नाम देंगे कोएफिशिएंट ऑफ करंट। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो आपको बता रहे थे आपको कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। करंट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म। मतलब यहाँ पे अगर से हमें कोएफिशिएंट लिखना है तो हम प्रीवियस टर्म पे जाएंगे और प्रीवियस टर्म का कोएफिशिएंट लेंगे जो कि आपको 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद इंटू करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस टर्म। तो सबस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे प्रीवियस टर्म में यहाँ 4 दिख रहा है और उससे इंटू करेंगे और दोनों का इंटू करके हम लोग डिवाइड करेंगे पोजीशन ऑफ प्रीवियस टर्म से। तो पोजीशन ऑफ प्रीवियस टर्म देखा जाए तो ये पहला है, यहाँ पे आपको पोजीशन लिख करके दिखा दे। ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया, ये चौथा पोजीशन हो गया और इस तरीके से 5वां पोजीशन हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग अलग हम आपको एक करके दिखा देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म को 1 दिख रहा है, फिर इनटू सबस्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस टर्म। तो सबस्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस टर्म आपको 4 दिख रहा है डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ प्रीवियस टर्म। पोजीशन आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो इस तरीके से 1 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट जो हो गया वो 4 हो गया। तो इस पोजीशन के लिए आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है। फिर से सेम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 4 3 जा 12 फिर डिवाइडेड बाय पोजीशन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। आइए इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपका प्रीवियस हो गया, अगर से यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस हो गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, फिर इंटू करेंगे हम लोग प्रीवियस सब्सक्रिप्ट। तो प्रीवियस सब्सक्रिप्ट आपका 3 है
और डिवाइड करेंगे हम लोग प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस पोजीशन आपको दिख रहा है कितना 2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2 3 जा 6, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6। और उसके बाद इस जगह पे हमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये करंट है और ये इसके पीछे हो जाएगा, वो प्रीवियस हो जाएगा। तो प्रीवियस कोएफिशिएंट 6 है और प्रीवियस सबस्क्रिप्ट जो है वो 2 दिख रहा है और प्रीवियस पोजीशन जो दिख रहा है वो आपको 3 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और 2 2 जा 4, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 4, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। ये समझने के लिए हम आपको बता रहे थे दोस्तों, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। हम चाहे तो यहाँ से 1 हटा दें, हम चाहे तो यहाँ से 1 हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये y जो है y की वैल्यू हमेशा 1 होती ही है, यहाँ पर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको समझने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हमने लिख रखा है। अगर से कोई यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 नहीं लिखता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें और यही फॉर्मूला सबसे मेन है। एक बार और देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म इनटू सबस्क्रिप्ट ऑफ प्रीवियस टर्म, उसको डिवाइड करेंगे पोजीशन ऑफ प्रीवियस टर्म। तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए, ये फॉर्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो इस फॉर्मूले को प्रयोग करने के बाद, यूज करने के बाद, अब हम इस फॉर्मूले में सिंबल लगाएंगे। तो देखिए सिंबल लगाने का तरीका होता है कि पहला जो होगा वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वैल्यू हमेशा प्लस में होता है। तो अगर से यहाँ पे ये प्लस है उसके बाद हम लोग एक माइनस लिखेंगे, मतलब अल्टरनेट चलेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस। ठीक, तो यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ पे फिर माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट करेंगे प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मूला फ्रेम हो गया। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इन सभी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो 2017 में y2 की वैल्यू है जो कि नहीं पता है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, वो आप निकाल लेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर y2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 लिखे हुए हैं, तो 1 से में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको y4 दिख रहा है, तो y4 की वैल्यू आप यहाँ पे 100 ले सकते हैं। तो y4 1 इंटू 100 लिख सकते हैं। माइनस की वैल्यू हमने माइनस यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 4 y3 की वैल्यू आप देख रहे होंगे 85 है, तो हम लोग 4 इंटू 85 लिख सकते हैं। फिर प्लस देखिए जैसे लगा हुआ था हमने प्लस यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हम लोग 6y2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों y2 की वैल्यू नहीं पता, अगर से y2 की वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग एज इट इज 6y2 लिख देंगे। फिर माइनस दिख रहा है तो आप यहाँ पे माइनस लिखिए। y1 की वैल्यू चाहिए, y1 की वैल्यू आपको 70 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 4 इंटू 70 लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस लगा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसे प्लस लगा लिए। अब आपको y0 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y0 की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 1 इंटू 60, यहाँ पर 1 इंटू 60 हम ऐसे लिख करके इक्वल्स टू आप 0 लिखिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग अगर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 100 इंटू 1 करने पे 100 ही आएगा, माइनस इसका इंटू हम लोग 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 8 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कि 360, प्लस 6y2 की वैल्यू नहीं पता है, आप ऐसे ही 6y2 देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, माइनस लिख दीजिए, 7 चौक 28 यानी कि 280 होता है। फिर प्लस इसका इंटू करेंगे तो ये 60 ही आएगा, फिर इक्वल्स टू 0। तो हम लोग सारे नंबर को एक तरफ कर देते हैं जो कि माइनस में हो, और सारे प्लस वाले वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 100 जो है वो प्लस दिख रहा होगा, तो ये प्लस है, उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद ये प्लस है। तो 100 और ये प्लस वाली वैल्यू को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 160 प्लस 6y2। अब माइनस वाली वैल्यू को एक तरफ ऐड कर लीजिए, तो देखिए 360 और ये 280, ये दोनों माइनस में वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख करके इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0
8 से 14 में 1 2 1 3 3 3 6 इक्वल्स टू 0, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 160 जो है वो प्लस में है और यहाँ पे 640 जो है वो आपको माइनस में दिख रहा है। तो अब इन दोनों को हम लोग आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 160 में से 640 में से 160 को घटाएंगे तो वैल्यू माइनस वाली चूँकि बड़ी है इसलिए माइनस में ही आएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ये 6y2 लिख लीजिए, फिर माइनस इस डेटा को ऐसे घटा दीजिए। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा बचा 8 और यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम लोग 6y2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं। देखिए ये जब बॉर्डर पार जाएगा यानी कि इस साइड जाएगा तो ये 480 हो जाएगा, मतलब ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। उसके बाद y2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंटू हो रहा है तो बॉर्डर पार जब जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो 480 डिवाइडेड बाई ये 6, और इसको अगर से हम लोग 6 से ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये 8 6 का 48 होता है, यानी कि y2 इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों आंसर दिख रहा होगा, y2 इक्वल्स टू हो गया 80। तो ये हमने किया क्या, इंटरपोलेशन। यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 80। अब यहाँ पर हम लोग इंटरपोलेशन की जो वैल्यू आई उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 80। अगर से हम यहाँ पे इंटरपोलेशन की वैल्यू लिख देते हैं 80, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2020 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 2020 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम ये इरेज करते हैं और फिर से एक और इक्वेशन बना करके आपको एक्स्ट्रापोलेशन करके दिखाते हैं। अभी तक जो हमने किया था वो इंटरपोलेशन था, अब हम लोग बढ़ेंगे एक्स्ट्रापोलेशन की तरफ। तो पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। और चलिए अब हम लोग फिर से अगर से एक्स्ट्रापोलेशन हमें करना है तो आप इसको नंबरिंग करिए, y0 y1 y2 y3 y4, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y5। तो ये देखिए y5 तक हो गया। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट में यहाँ पर जितने नंबर होंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट मतलब घातांक उतना ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब 4 की जगह पर हमें अब 5 लिखना पड़ेगा। अगर से हमें 5 लिखना पड़ेगा तो आपका मेन जो इक्वेशन हो गया वो y-1 की घाते 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब इस आधार पर हमें फिर से एक फार्मूला बनाना होगा और वो फार्मूला होगा y5 y4 y3 y2 y1 y0 इक्वल्स टू 0। तो जैसा आपने पहले फार्मूला बनाया था सेम उसी तरह फिर से हमें बनाना है। ये सारा आपका सब्सक्रिप्ट मिल गया। अब इसी सब्सक्रिप्ट के आधार पर हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे। यहाँ पर पहले पोजीशन से कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। उसके बाद इस जगह पे जो आपका कोएफिशिएंट होगा वो कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फार्मूला दिखाया था और उसमें बताया था कि हम लोग प्रीवियस टर्म पर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर से निकालना है तो ये करंट हो गया और इसके प्रीवियस ये हो गया। तो ये जो प्रीवियस टर्म आपको दिख रहा है इस जगह पे आपके कोएफिशिएंट को इंटू करेंगे सब्सक्रिप्ट से और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पोजीशन से। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया और इसका इंटू करेंगे सब्सक्रिप्ट से, डिवाइड करेंगे पोजीशन 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसके सामने 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद इस जगह पे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस टर्म पे जाना होगा। देखिए प्रीवियस टर्म का जो वापस कोएफिशिएंट है वो 5 है और सब्सक्रिप्ट आपको 4 दिख रहा है और पोजीशन आपको सेकंड दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10 होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कोएफिशिएंट जो लिखेंगे वो 10 लिखेंगे। फिर इस जगह पे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें प्रीवियस टर्म पे जाना होगा और प्रीवियस टर्म पे आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो है वो 10 है और प्रीवियस टर्म पे जो सब्सक्रिप्ट दिख रहा है वो 3 दिख रहा है और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पोजीशन से। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पोजीशन दिख रहा है 3, तो हम लोग इसको इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10। फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू करेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। तो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पोजीशन, यहाँ पे आपको पोजीशन 4 दिख रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसको इससे कैंसिल करिए, यहाँ पे 2 होगा, इसको इससे कैंसिल करिए, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर उसके बाद 5 पंजा 5 और डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपने
कोएफिशिएंट निकाला। अब कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे सिंबल देना होगा, यानी कि साइन लगाना होगा। और साइन लगाने का तरीका हमने आपको बता रखा है। कैसे साइन लगाने का तरीका हमने बता रखा है कि सबसे पहले प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, यही तरह का चलता जाएगा। अब इसी आधार पे हम लोग सारे वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो देखिए आपको y5 की वैल्यू चाहिए, वो कि आपके y5 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, यानी कि नहीं पता, तो हम लोग लिखेंगे y5 माइनस, लिखा हुआ माइनस लिख लेंगे। y4 की वैल्यू चाहिए, तो y4 की वैल्यू आपको 100 दिख रही है, हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 100। फिर उसके बाद प्लस दिया है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आपको y3 की वैल्यू चाहिए, तो y3 की वैल्यू आपको 85 दिख रही है, 10 इंटू 85 आप करिएगा। फिर माइनस दिख रहा है तो माइनस लिख लीजिएगा। अब y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 की वैल्यू हमने प्रीवियस निकाला था कितना, 80, वही हम लिखे यहाँ पे 80। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 इंटू 80। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, तो आप यहाँ प्लस लिखिए। यहाँ पे आपको y1 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू y1। देखिए y1 कहाँ दिख रहा है आपको, ये 70 लिख रहा है, तो y1 हम लोग लिखेंगे 70। माइनस दिख रहा है तो आप माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको y0 की वैल्यू चाहिए, जो कि आपका 60 है, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 60, इस तरीके से इक्वल्स टू 0। तो ये आपका देखिए इक्वेशन फिर से बन गया। अब इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको y5 की वैल्यू मिलेगी, और ये जो y5 की वैल्यू आएगी इसी को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको हम एक्सट्रापोलेशन नाम देंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। y5 माइनस, इन दोनों का इंटू करेंगे तो आप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो आप यहाँ पे 850 यानी कि 850 लिख सकते हैं। माइनस लिखा हुआ माइनस लिखिए। इन दोनों का इंटू करेंगे तो हम लोग 800 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7×35 यानी कि 350, माइनस इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ऐसे सॉल्व करने के बाद जो भी प्लस वाले आइटम है उसको एक तरफ ऐड करिए, जो माइनस वाले आइटम है उसको एक तरफ ऐड करिए। तो ये देखिए y प्लस जो है वो y जो दिख रहा है ये प्लस में दिख रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्लस में 850 है, ये जोड़ लेंगे, और ये 350 है, ये जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से 850 और 350 जो हो जाएगा वो 9 और 3 12, यानी कि y5 प्लस 1200 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये माइनस वाली सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, तो ये 8 और ये 5, 8 5 1300, 1300 और ये 60। तो ये हम लोग माइनस में 1360 लिखेंगे और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए माइनस में 500 दिख रहा है, फिर यहाँ पे माइनस में 800 दिख रहा है, तो 8 5 1300, और यहाँ पे ये माइनस वाली वैल्यू 60 दिख रही है, तो ये 1360 होगी। सबको आपस में ऐड करके यहाँ पे प्लस में y5 है, तो प्लस में y5 में लिख लिया। फिर उसके बाद 850 प्लस में है और ये 350 प्लस में, इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ये 0 0 5 5 10 हाथ में है 1 3 1 4 8 4 12, तो ये कितना हो गया आपका 1200। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस में आपका जो वैल्यू दिख रहा है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि y5 माइनस इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है 160 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके जब इस तरीके से लिखेंगे y5, ये देखिए जो माइनस है वो बॉर्डर पर मतलब इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे y5 की वैल्यू जो दिख रहा है वो आपको कितना दिख रहा है 160। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, और इसको हम लोग नाम देंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो